लद्दाख हर एक इंडियन बाइकर का सपना होता है। एक बार लद्दाख अपनी बाइक से जरूर जाए। मेरा भी कुछ सेम ही सपना था। तो सुबह सुबह घर से निकलना उतना ही कठिन होता है जितना कोई ट्रिप से वापसी आना। वो कहते नहीं है, जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए टाइम पे पहुंचने की, मगर जब तक आप वो नहीं चाहेगा तब तक आप नहीं पहुंच सकते। तो कुछ इसी तरह थोड़ी दूर चलते ही ऐसा ट्रैफिक मुझे मिलता है जिसमें ये जून जुलाई की गर्मी मेरा हालत ख़राब करके रख देती है। बट कोई नहीं, आज मेरा सफ़र लखनऊ से पूरा अंबाला तक की था, जो कि 660 किलोमीटर तक था। अब पहुंचने वाला था मैं अंबाला। आज का सफ़र काफ़ी अच्छा जाता है, इसलिए मैं अंबाला पहुंचने से पहले सोचता हूं कि अब थोड़ी देर रुक कर यहाँ पर एक चाय पी जाए, क्योंकि काफ़ी जल्दी मैंने इतना रास्ता कवर कर दिया था। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, आखिर इतनी दूर दूर सोलो जाने से क्या मिलता है? भाई, ये सुकून सोलो निकलने पे ही मिलता है। कब तक का इंसान किसी का वेट करेगा? कोई नहीं मिलता है तो मैं सोलो निकल जाता हूँ। और क्योंकि ट्रैवल करने से जो सीखने को मिलता है, कोई भी किताब वो चीज़ें नहीं सिखा पाती है। सोचिए, यहाँ पर मैं जब गाँव में यहाँ रुकता हूँ अंबाला पहुँचने से पहले, तो यहाँ पर अंकल लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सब लोग पूछते हैं कि बेटा कहाँ इतनी दूर जा रहे हो बाइक से? और मैं बताता हूँ, अंकल जी अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, अपना सफ़र काफ़ी लंबा है। तो यही चीज़ें ट्रैवल सिखाती हैं कि नए नए लोग मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है इससे कि कुछ यादें बन जाती हैं। इंसान पिक्चर फोटो किस लिए लेता है? हाँ, मेरी तो नेट पे डाल देते हैं। नेट पे डाल देते हैं। हाँ, कुछ लोग नेट पे डालने के लिए करते हैं, कोई लोग यादें बनाने के लिए करते हैं। आज मेरी आँख कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल जाती है। वो कहते नहीं हैं कि आप जितनी भी थकावट में हो, मगर ट्रैवल करने की एक्साइटमेंट आपको सुबह जल्दी उठा ही देती है। इसलिए सुबह सुबह फटाक से उठ के मैं निकल लेता हूँ श्रीनगर की ओर।
जैसे जैसे पहाड़ और श्रीनगर नज़दीक आते हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ने के साथ साथ नज़ारे कुछ ऐसे हो जाते हैं। किसी तरह हम लोग रात में पहुंच जाते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर आए और रात में बोट हाउस में स्टे नहीं किया तो क्या किया, तो यहाँ पर हमारी कुछ सुबह कुछ ऐसी होती है। अब वक्त आ गया था यहाँ से निकलने का, क्योंकि आज हम लोग को करना है क्रॉस जोजिला पास। तो इस बेहतरीन से पल को गुजार के अब इसको बाय बाय करके निकल लेते हैं हम लोग जोजिला पास में। अपनी राइड का पहला हाई पासेस क्रॉस करने के बाद हम लोग कुछ पल इस बेहतरीन से नज़ारों में रुकते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं। विश्वास नहीं होता है कि हम लोग इतनी दूर अपनी बाइक चला के आ गए। इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं द्रास, जिसको वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस बोला जाता है। और द्रास पहुंचते ही आप लोग के एकदम नज़ारे बदलने लगेंगे, जहाँ पर आप लोग को एकदम हरे भरे पहाड़ दिख रहे होते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ों के नामो निशान खत्म होने लगते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं एकदम सूखे पहाड़। तो इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूं लैंड ऑफ हाई पासेस। वेलकम टू लेह लद्दाख। हाँ जी, ऑल राइट जी गाइस, फाइनली ड्रीम कम ट्रू गाइस। भाई 3 दिन इतना स्ट्रगल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख। गाइस इतनी खुशी हो रही है, कल पहुंचे थे हम लोग रात में और इतनी बॉडी टायर्ड हो गई थी कि थोड़ा बहुत मार्केट घूमे और फिर चले आए। और आज गाइस, आज से हम लोग का नेक्स्ट लेवल वाली राइड स्टार्ट होगी। 3 दिन लगा ले पहुंचने में और अब यहाँ से स्टार्ट होगी हम लोग की मेन राइड। आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग जाएंगे यहाँ से खारदुंगला पास, देन उसी से वहीं से नुब्रा निकलेंगे, ठीक है। और बाकी भाई लेह लद्दाख इस मैजिकल प्लेस, हमेशा हर एक इंसान को पैसे बचाओ, कमाओ, इकट्ठा करो और एक बार लद्दाख जरूर आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल प्लेस है गाइस, नेक्स्ट लेवल। और बाकी यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, सोचा मैंने थोड़ा अंदर शूट कर लूँ और अभी थोड़ी देर में हम लोग पैकिंग करके निकलते हैं। तो अब वक्त आ गया था लेह सिटी को बाय बाय करने का और खारदुंगला पास जाने का। खारदुंगला पास की दूरी सिर्फ यहाँ से 40 किलोमीटर होती है और 40 किलोमीटर की दूरी का डिस्टेंस टाइम गूगल मैप दिखा रहा था हम लोग को 2 घंटा।
मगर ये 2 घंटा हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। पता चलता है कि आगे कुछ ऐसे रास्ते होने वाले हैं। गाइस खारदुंगला इज़ नॉट इजी भाई, लिटरली गाइस हालत ख़राब हुई जा रही है। मतलब पता नहीं कौन कह रहा था वीडियो पे कि भाई रोड पूरी बन गई है। भाई कहीं पर पैस थोड़े बहुत एकदम ज़रा से मिल रहे हैं, बाकी सब रोड ख़राब है। और बाकी नज़ारे बहुत बेहतरीन है। ये देखिए गाइस, ये नज़ारे देखिए कितने बेहतरीन है। वाह, तो चलो अब यहाँ पानी नहीं पीते, फिर अब निकलते हैं आगे। खारदुंगला पास के जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ के रंग बदलते जा रहे थे। सूखे पहाड़ से अब बर्फीले पहाड़ के साथ साथ चढ़ाइयाँ भी खतरनाक वाली मिलने लगी थी। खारदुंगला आते आते आपको थोड़ी बहुत ब्लैक आइस भी मिलेगी, मगर फाइनली आप पहुंच जाएंगे वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पास खारदुंगला पास पे, जिसकी हाइट है 17,982 फीट। 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग चले आते हैं तुरंत नीचे, क्योंकि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पास होता है खारदुंगला, तो वहाँ पर ज़्यादा रुकना देर तक सही नहीं होता। तो यहाँ नीचे आके हम लोग फटाक से पानी पीते हैं और निकल लेते हैं फिर हुंडा। और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं डिस्क्रिट मोनेस्ट्री के पास। यहाँ पर हम लोग बुद्धा स्टैचू पे पहले आते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप लोग भी नुब्रा वैली साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर विजिट करते हुए जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट बुद्धा स्टैचू के पास आप जब पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, वहाँ से आपको पूरा नीचे के लैंडस्केप इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा कि आप दिल खुश हो जाएगा आपका देख के। सो फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बुद्धा स्टैचू। ठीक है, ये पीछे है हमारे। यहाँ पर हम लोग मोनेस्ट्री से निकल चुके थे। मोनेस्ट्री से डायरेक्ट हम लोग हुंडर आए। यहाँ से खाली 8-9 किलोमीटर था, और हुंडर पे आके आज हम लोग को यहाँ पर कैंपिंग करने का सोचा है। और क्या ही प्लेस है गाइस, क्या ही सुंदर, देखिए आप यहाँ। तो आज हमारा यहीं पर कैंपिंग करने का प्लान था, मगर कैंपिंग के लिए बढ़िया सी लोकेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को सेफ्टी रख के ही अगर आप टेंट लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इतनी बेहतरीन सी लोकेशन हम लोग को मिल जाती है कि यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग टेंट यहीं पर लगाएं, मगर टेंट लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं ये करने के लिए, क्योंकि अगर इतनी मेहनत के बाद अगर आपको इतना साफ पानी दिखेगा नदी में तो आपका नहाने का मन कैसे नहीं करेगा। अब शाम होने वाली थी, तो शाम होने से पहले हम लोग यहाँ पर टेंट को पिच करते हैं, और यहाँ पर ठंडी भी बढ़ रही थी शाम होते होते, तो हम लोग यहाँ पर भी बॉम फायर की तैयारी करते हैं।
जितनी मेहनत टेंट वगैरह लगाने में लगती है उतनी ही हटाने में भी लगती है, इसलिए हम लोग टाइम से उठ जाते हैं। हालांकि नींद काफ़ी अच्छी आती है कल की, मगर आज हम लोग को काफ़ी दूर जाना है पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक का डिस्टेंस यहाँ से 280 किलोमीटर होता है और गूगल मैप दिखा रहा था 7 घंटे। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कितने बजे तक वहाँ पर पहुँचते हैं। I'm exiled to the greener grass, searching for the uncertain haze. Familiar skies and a well-worn path. Oh yeah, I need a cloud to cover up my escape. हमें ये नहीं पता था कि पैंगोंग लेक का रास्ता जितना ज़्यादा दूर है उतना ही ज़्यादा कठिन भी है। तो रास्ते में हम लोग के साथ कुछ ऐसे हाल होते हैं। बात इजी नहीं है भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है। इतनी खतरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर आ रही है, हालत खराब हो जा रही है। ये देखो, अभी ये भाई आ रहा है अपना, ठीक है, हरियाणा का ये भाई है, इन्हीं के साथ कैंपिंग जिनके साथ करते भाई। नेक्स्ट लेवल वाली गाड़ी फंस रही भाई, मेरे तो पूरा बूट सब ठीक है भाई। कम ऑन गाइस, चल चल चल, वेरी गुड। लद्दाख आपको ये सिखाता है कि अगर आपको मैं एडवेंचर दे रहा हूँ तो आपको अच्छी रोड और खूबसूरत नज़ारे भी दूंगा। तो ऐसे ही कुछ था पैंगोंग लेक के रास्ते में। जैसे इन पैंगोंग लेक पहुँचने वाले होते हैं, इतने बेहतरीन नज़ारे और इतनी बेहतरीन रोड मिलती है जिस पे बाइक राइड करके आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं पैंगोंग लेक। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि जिस लेक को आज तक मैं मूवीज में देख रहा होता हूँ वो आज मैं अपनी आंखों के सामने बैठ के देख रहा हूँ। ऊपर वाले ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। जिस लेक को मूवी में मैं देख के सोचता था कि ये एडिटिंग की वजह से ब्लू करी गई है, वो लिटरली में एकदम ब्लू होती है। आज पैंगोंग में फाइनली हम लोग को स्टे मिल गया है और स्टे कुछ अपना ये है। बाइक अपनी यहाँ पार्क हो गई है, ये रहा अपना स्टे, ठीक है। ये रहा इसका वॉशरूम। तो यहीं हम लोग ने मान गांव में लिया है, क्योंकि भाई मान गांव से डायरेक्ट यहाँ हानले निकल जाएंगे और कुछ हमारे जो जानने वाले थे वो पीछे रुके हैं। सुबह होती है तो नज़ारे एकदम बदल जाते हैं। जो पहाड़ कल रात में मुझे एकदम ब्राउन ब्राउन दिख रहे होते हैं, आज वही पहाड़ हल्के हल्के रेड दिख रहे होते हैं। नेचर कितना परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग गाइस, कल क्या ही बेहतरीन नींद आई, मज़ा आ गया लिटरली गाइस। और गाइस अपना होटल इतना बेहतरीन है, ये देखिए ये होटल अपना, और ये सामने जस्ट पैंगोंग लेक, जस्ट नज़रों के सामने पैंगोंग लेक है। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत टहलते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं अपने हानले की ओर। मान गांव को अलविदा करने से पहले मैं इस मान गांव में चारों तरफ घूमता हूँ, फील करता हूँ शायद पता नहीं कब आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। तो जब वो आया हूँ उस वक्त को अच्छी तरह एंजॉय करें। लोगों को ये पता ही नहीं है कि लद्दाख की एक्चुअल खूबसूरती पैंगोंग लेक से जब आप हानले की ओर बढ़ेंगे तब दिखेगी। तो जी हाँ, आज हम लोग निकल रहे हैं हानले की ओर। हानले की दूरी यहाँ से 310 किलोमीटर होती है, इसलिए हम लोग टाइम से निकलने का डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले रेडी वगैरह होकर हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि आज का सफर काफ़ी लंबा था, तो अच्छा ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यही ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल लेते हैं।
पैंगोंग लेक से आप जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर अपना देश का झंडा लहराता हुआ दिखेगा, तो समझ लीजिएगा आप पहुंच गए हैं रजांगला वॉर मेमोरियल। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं राइफलमैन प्रवेश शर्मा एयर जैक लाइसाजी ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बटालियन के सभी पदों की तरफ से रजांगला युद्ध स्मारक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पीछे वीडियो अलाउ नहीं है, बाकी आप अपने कर सकते हो, फोटो वगैरह कर सकते हो ब्रीफिंग के बाद। सर का मत लीजिए बस। ये युद्ध स्मारक सन 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कमाओं की चार्ली कंपनी के वीर गति को प्राप्त हुए 14 जवानों की वीर गति की याद को ताज़ा रखने के लिए अगस्त 1963 में 13 कमाओं द्वारा बनाया गया। 2021 में इस युद्ध स्मारक का नवीकरण किया गया, जिसमें मेरे बाएं शतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल और मेरे दाएं रजांगला गैलरी को शामिल किया गया। अभी आप मेरे साथ अहीर धाम की ओर प्रस्थान कीजिए। आइए सब प्लीज। अभी आप यहाँ के सबसे पवित्र स्थान अहीर धाम के पास खड़े हैं जी। अभी मैं आपका ध्यान रजांगला युद्ध क्षेत्र की ओर लेकर चलता हूँ। मेरे सामने आपके पीछे भूरे रंग का पहाड़ नाम मगर हिल। मगर हिल के दाहिने किनारे बाएं डिग्री 1 बजे की दिशा में काले नुकीले रंग की चोटी नाम मुखबरी टॉप। मुखबरी टॉप दाहिने ऊपर से नीचे करता उस पर जिसके ऊपर 3 से 4 छोटे छोटे पंखा जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखा सब, हाँ इसी के हाँ यानी इसी के राइट साइड में नीचे की तरफ। हाँ वास्तव में यही रजांगला युद्ध क्षेत्र 1962 युद्ध के दौरान मेजर शतान सिंह के नेतृत्व में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी तैनात थी। युद्ध के दौरान एक अफसर 2 जैसी 111 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर शतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके रैंक के द्वारा पहचाना गया और अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव जोधपुर राजस्थान में भेज दिया गया। बाकी के वीर गति को प्राप्त हुए 2 जैसी 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर जी आर राणा महावीर चक्र कमांडर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा इस स्थान पर किया गया। इस स्थान का नाम अहीर धाम इसलिए रखा गया क्योंकि ज्यादातर वीर गति को प्राप्त हुए जवान यूपी, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे और अहीर जाति से संबंध रखते थे। अभी आप मेरे साथ युद्ध स्मारक के प्रस्थान कीजिए। हालांकि रजांगला वॉर मेमोरियल की कहानी मुझे पता थी, मगर आर्मी ऑफिसर जैसे बताते हैं तो मेरे तो एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। सोचो विश्वास नहीं होता है हमारे देश के जवानों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। सोचिए आज अगर हमारे देश के जवान ना होते तो आज चाइना का कब्जा यहाँ पर होता रजांगला वॉर मेमोरियल पर। अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ हानले की ओर, और हानले का डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी दूर था और शाम होने से पहले वहाँ पर जल्दी पहुँचना था क्योंकि ऑब्जर्वेटरी और मोनेस्ट्री हानले की 5 बजे बंद हो जाती है। तो मुझे किसी भी हालत में ऑब्जर्वेटरी जाना था, तो इसलिए मैं फटाफट भगाते हुए गाड़ी निकल लेता हूँ हानले की। इतनी मेहनत के बाद फाइनली मैं हानले पहुंच गया और डायरेक्ट आ गया इंडिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं। अब जिन लोग को नहीं पता है कि हानले क्या है, हानले एक लद्दाख की एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है। पूरे इंडिया के बेस्ट स्टार्स यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी में वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप रखा गया है, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप, विच इज रिमोटली ऑपरेटेड फ्रॉम बेंगलुरु। अब हानले में इस ऑब्जर्वेटरी का होने का एक और रीजन है। हानले इज वन ऑफ द डार्केस्ट प्लेस, but it is also blessed with 250 clear nights in a year. ऑब्जर्वेटरी से निकल के मैं जाता हूँ पहले होटल पे और होटल से चेंज वगैरह करके आ जाता हूँ फिर से ये हानले की खूबसूरत सी रोडों पे और मैं जाता हूँ यहाँ की फेमस मोनेस्ट्री पे। तो अभी मैं आ गया हूँ मोनेस्ट्री, तो चलो चलते हैं अब मोनेस्ट्री। पहुँच गया हूँ भाई मैं मोनेस्ट्री। चलो अब देखते हैं मोनेस्ट्री कैसी। स्वर्ग का तो पता नहीं, मगर इस हानले की इस मोनेस्ट्री से पूरा हानले का व्यू किसी स्वर्ग से कम नहीं था।
जाने क्यों इस मोनेस्ट्री से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, और तभी मुझे यहाँ पर एक बच्चा मिल जाता है जो कि मुझसे पूछता है कि भैया आप कहाँ से हैं। तो कुछ देर यहाँ पर बच्चे के साथ वक्त गुजारता हूँ और फिर निकल लेता हूँ अपनी होटल की। तो आज हमारी हानले की आखिरी रात है, तो सारे भाई लोग साथ में मिलकर यहाँ पर डिनर वगैरह करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे, और आज मैं अपनी बाइक को जिस लिए घर से निकाला था वहाँ जा रहा हूँ, वर्ल्ड के हाईएस्ट पास ओमेंगला पास। ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल रहे थे ओमेंगला की ओर। ओमेंगला जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप ये शॉर्टकट वाला ले सकते हैं या तो आप पटूला वाला ले सकते हैं, मगर हम लोग डिसाइड करते हैं शॉर्टकट वाला, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी एडवेंचर से भरा होता है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुँच जाते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास ओमेंगला पास। विश्वास नहीं होता है कि कभी मैं सोचा करता था लोगों की वीडियो देख के कि ओमेंगला पास पे एक दिन अपनी बाइक लगाऊंगा, तो आज वो दिन। enough to risk it? Am I too